बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून में हूँ जव्वाद फैज़ी। नाज़रीन, यकीनन ये मेरा ईमान भी होना चाहिए और ये मेरा तयक्कुन भी होना चाहिए और ये मेरा बरमला इजहार भी होना चाहिए कि सबको मिल के पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अंदरूनी मसाइल हों, दहशत गर्दी के ख़तरात हों या मुआशरे के अंदर तकसीम दर तकसीम की कोशिशें हों, उन्हें रद्द करना होगा। इसी तरह बैरूनी जो साजिशें हैं, बैरूनी दुश्मन हैं, वो भी घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब कोई ऐसा मौका बने जब ऐसी चिंगारी या ऐसी आग दिखा दी जाए कि फिर उसके शोले बुलंद होते देख सकें। खुदा न खास्ता हमें उनको भी रोकना है। और वो रुकना किस तरह से है कि क्या मैं अपने फ़राइज़ अदा कर पा रहा हूँ, क्या मैं एक अच्छा शहरी हूँ, उससे पहले क्या मैं अच्छा इंसान भी हूँ। हम बहुत ज़्यादा यकीनन हमें नेकोकार तो होना ही चाहिए, लेकिन जब हम मसाजिद में होते हैं, जब हम कुरान पाक सुन रहे होते हैं, तो उसका असर क्या हमारे ऊपर हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा मामलात उस पर ज़ोर दिया गया है कि मैं अपने मुआशरे में किन चीज़ों का मूजब हूँ, किन चीज़ों की वजह हूँ और कौन सी बुराइयाँ मेरी वजह से हैं और कौन सी खूबसूरतियाँ आ सकती हैं जो मैं कोशिश कर सकूँ। तो ये फ़लसफ़ा समझने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम ये देखते हैं अदालत के बाहर भी हम बाहम एक दूसरे के बारे में वो गुफ्तगू, और उसके साथ साथ जब हम मिंबर व महराब से देखते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए दायरे से ही निकाल देना, वो इस्लाम का हो या ईमान का हो या वो कुफ्र में शामिल कर देना, एक शिद्दतें हिद्दतें कम करनी पड़ेगी और किसी को ऐसी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शाहिदा रहमानी। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। ये मीडिया पे भी तनकीद हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट पे, किरदार पे भी। अब तो हमने बड़े बड़े बाजू और स्पीकरों पे बड़ा कुछ सुन लिया। अदालत के हवाले से भी आपकी असम्बली में करारदाद मंजूर हो रही है। एक ही हो रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए, आज़ादी इज़हार राय का हक़ सबको है और जमहूरियत का ये हुस्न होता है कि आप अपनी दलील के साथ कायल करें। पाकिस्तान इसी तरह बना। आपने देखा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक हारी हुई जंग को जीत कर आए और उन्होंने तकरीबन 90,000 फ़ौजी भी लिए, अपना एरिया भी वागज़र कराया, तो विदाउट एनी गाली गलोज एंड सिर्फ निगोशिएशन एंड दलील। आप दलील से कायल कर लें, यही आपकी दानिशमंदी है। और सियासत और जमहूरियत इसी को कहते हैं और यही वजह है कि आपने देखा होगा, कहते हैं जी पार्लिमानी ज़बान में बात करें। ये आउट ऑफ पार्लिमान है तो लिहाजा इसको हज़फ किया जाता है। कल भी आपने देखा कि इस पार्लिमान का एक एग्जाम्पल दी जाती है कि पार्लिमानी, और होती है इख्तिलाफ अपोजिशन का, दुनिया भर में होता है, हुकूमत का, अपोजिशन का। लेकिन ये जो कल्चर माज़रत के साथ रियासत मदीना, मैं तो कहती हूँ उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। और जो रियासत मदीना के बानी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीय्यीन, उन्होंने जो मिसाली रियासत बनाई थी उसका तो यहाँ तसव्वुर नहीं है। आप बात बात पर झूठ बोलते हैं। आप सबसे पहले अपना किरदार उठा के देखें कि आप क्या और मैं समझती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई सादिक अमीन नहीं हो, क्योंकि वो उनकी खूबी थी जिसकी बुनियाद बेस तो उनको 40 साल की वो कसौटी के बेस पे उन्हें नबूवत अता की गई थी। बिल्कुल ठीक। और उन्हें सादिक, और आप देखें कि किस तरह एक किरदार को बनते ही मैं समझती हूँ किसी के लिए नहीं बनता बशर में, ठीक है। और उसको एक किरदार को सांचा गया, तराशा गया, उसको इस तरह लेकर आया गया। हालांकि पता नहीं हमारी कौम को भी क्या हो जाता है कि उसका माजी हमारे सामने था, सब कुछ था, लेकिन ठीक है। लेकिन आने के बाद उसने क्या किया, पूरी कौम को डिवाइड कर दिया। हर जगह से आप किसी भी इदारे को देखें वो डिवाइड है, अदलिया को देखें डिवाइड है, आपकी कौम डिवाइड है। और ऐसे नहीं, आप जो सोशल मीडिया पे वैसे भी पर्सनली आपने असम्बली में भी देखा कि जब इमरान खान अपोजिशन में थे, आपके इस इदारे पे भी हमले हुए, जो कुछ डी चौक पे हुआ पूरी कौम ने देखा, पार्लियामेंट पे हमले हुए, सुप्रीम कोर्ट की जो लहराए गए, कब्रें खोदी गई, बिल जलाए गए, पूरी कौम ने देखा। उसके बाद जब पार्लियामेंट। अच्छा, वैसे एक सवाल, क्या कभी आपको ये लगता नहीं है कि जब यूं इस प्रोजेक्ट को उठाया जा रहा था
साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया जिसकी पहले तरबियत नहीं की गई बल्कि छोड़ दिया गया, और ये सारा कुछ साथ साथ चलता रहा और दिखाते रहे। देखिए जी, मीडिया क्यों कुछ लोग इश्क में गिरफ्तार हो गए थे, और आपको पता है जब इश्क होता है तो उस पर 100 खून भी माफ़ हो जाते हैं ना। तो लेकिन बहुत से लोगों ने एडमिट किया कि जी हम उसके इश्क में गिरफ्तार हो गए थे ना। तो अब वो इश्क था, सर पे चढ़ के जो नाच रहा था, तमाम मीडिया उसको लाइव दिखा रहे थे, और ऐसे प्रोजेक्शन कोई, मैं खुद यहाँ हम पार्लियामेंट लॉजिस पे, तो उस वक्त ये दरवाजे बंद हो गए थे क्योंकि हमें बड़े घूम फिर के जाना पड़ता था। तो 30-40 लोग, 50 लोग, 60 लोग रोज़ाना रात को एक सर्कस मेला लगता था, वो देखने के लिए आते थे, यही चल रहा था। लेकिन उसको किस तरह आज कोई डी चौक पे तस्वुर कर सकता, कोई बड़ी पार्टी हो, हम बहुत बड़ी पार्टी है, हमारी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मुझे याद है 3 साल पहले बिलावल साहब, चेयरमैन साहब, नैब पेशी पे जा रहे थे, हम कुछ MNAs भी साथ चले गए कि चले जी इज़हार यकजहती के लिए। जैसे ही डी चौक के पास गाड़ी हमारी पहुंची, हमें रोक दिया गया। मैंने कहा क्यों रोके? मैं उतरी, मेरे साथ 2-3 लेडीज़ MNAs मेरी ही गाड़ी में। हम पे वाटर कैनन, हम पे तशद्दुद, हमें बंद किया गया जेलों में, कि जैसे हमने कहा आप इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि वी आर MNAs पार्लियामेंटेरियन, हम चेयरमैन के साथ ऐसे जा रहे हैं, हम बाहर खड़े होंगे भाई। नहीं जाने दिया गया। वो तशद्दुद, वो हम यहाँ आने का तो तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो वो कौन सी क़ुव्वतें थी जिन्होंने यहाँ लाकर बैठाया, जिन्होंने इदारों पे हमले कराया। ओए नवाज शरीफ, ओए ज़रदारी, ये ज़बान है बात करने की। फिर आप जब पार्लियामान में आए, वो लोग जो अपनी यूसियाँ नहीं जीत सकते थे, उनको क्या मैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकती कि किस तरह के उबाश लोगों को असम्बली में बैठाया गया। फिर वो असम्बली के अंदर वो ज़बान इस्तेमाल हुई, फिर वो गाली गलोज, हाथापाई, कई मरतबा ऐसे मनाजिर देखने में आए कि हम ख़वातीन वहाँ नहीं बैठ सकते थे, जो गाली गलोज होती थी, हम उठ के अंदर चले जाते थे। उसके बाद आपने देखा कि जब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, जो जमहूरियत प्रोसेस है, आपने देखा इंग्लैंड में उसके बाद 2-3 मरतबा आ चुके, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जमहूरी एक प्रोसेस है। इन्होंने क्या किया उसको। अच्छा, वहाँ पे प्रोसेस हुआ इंग्लैंड के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वहाँ पे एहतजाज नहीं हुआ। लेकिन लंदन में ही वहाँ पे एक और भी एहतजाज करने की कोशिश की जा रही होती है, और हम जो देखते हैं जी, उसको वायरल कराया जाता है। जी, वो यही लोग हैं, चंद शरपसंद लोग, जो वहाँ जाके, अभी भी मैं आज ट्विटर पे देख रही थी तो एक बड़ी बेहुदा सी खातून जो है वो इस तरह की बात कर रही थी, इंतहाई मतलब नाज़ेबा गुफ्तगू कर रही थी, नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर खड़ी थी। ये कोई अखलाकियात तो नहीं, जहाँ से कि आप वेस्ट मिनिस्टर की एग्जांपल देते हैं, वहाँ से जाते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, देखते हैं, लेकिन वहाँ ये सब कुछ नहीं हो रहा। उस पार्लियामान के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू जाता है, वो आराम से आके अपोजिशन बेंचेस में बैठ जाता है, जो मेजॉरिटी में आता है वो गवर्नमेंट बेंचों पे बैठता है ना। इमरान खान न्याजी जो हैं, इनके पास बहुत बड़ी अक्सरियत थी, ये बैठते भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करते, टफ टाइम देते गवर्नमेंट को। लेकिन इस तरह से आप जो करते हैं, कभी कहते हैं जी मैं इस्लामाबाद कब्जा करने आ रहा हूँ, कभी आप अदालतों में पहुँच जाते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तवील हिस्ट्री रही, भुट्टो साहब को हैंग कर दिया गया नाकुर्दा गुनाह में, अदालतों पे हमला नहीं हुआ। बीबी साहिबा को जब शहीद किया गया तो उस वक्त सिंध के अवाम में एक इश्तियाल था, पाकिस्तान के अवाम में एक इश्तियाल था, तो सदर जरदारी साहब ने आगे जाकर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया कि तोड़ने की बात नहीं करो, हमें पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने जोड़ने की बात की, और ना सिर्फ ये बल्कि इलेक्शन में आने का फैसला किया। यही डेमोक्रेसी है। वैसे मुझे आप माशाल्लाह इतना अरसा हो गया आपको, आप पार्लिमानी उमूर भी देख रही हैं, ख़ुद उसके अंदर मौजूद हैं, सिस्टम के अंदर। ये जिस कदर पोलराइजेशन हो चुकी है और जिस कदर शिद्दतें आ चुकी हैं, और ज़बान व बयान का जो मरहला जिस कदर वो इंतहाई तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है, ये फटाफट उनकी ट्वीट या उनकी वीडियो वायरल होती है, उनके लिए बड़े लोग तैयार बैठे हैं। बाकी जमातों में आप ये समझती हैं कि एक थोड़ा सा कमज़ोरी है इसको टैकल करने में? देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कि कमज़ोरी है, मैं समझती हूँ कि अभी आपने देखा हमारे यहाँ एक सीनियर पॉलिटिशियन है सरदार नबील गबोल साहब, जी जी, उन्होंने कोई गैर अखलाकी ट्वीट की, इस तरह की बात की जो नागवार थी, जो गैर महज़ब थी। चेयरमैन बिलावल साहब ने उन्हें फौरी तौर पे शोकाज़ दिया। ये होती लीडरशिप कि आप अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को, अपने जो सेकंड लीडरशिप है, जो भी हैं, उनको आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं। वहाँ क्या है, वहाँ कहते हैं जो सबसे ज़्यादा गाली देगा,
जो हाथापाई करेगा, जो किसी को मारेगा, जो इंतहा की इज्जत उतारेगा, उसको एप्रिसिएशन मिलती है और उसके लिए जो है लीडरशिप खड़े होकर उसको इस्तकबाल करती है, उसको कहती शाबाश तुमने ये काम किया। उसको जब एप्रिसिएशन जब इस तरह से मिलेगी तो वहाँ तो बढ़ चढ़ के गाली गलोच में इस तरह की गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करने में बढ़ते। थोड़ा सा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पीटीआई की मरकज़ी रहनुमा मोहतरमा गज़ाला सैफ़ी साहबा ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गज़ाला सैफ़ी साहबा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी गज़ाला सैफ़ी साहब बहुत शुक्रिया जी। शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं स्टूडियोज़ में और आपको हम ज़हमत दे रहे हैं। इशू ये है कि हमने आगाज़ भी यहाँ से किया कि रमज़ानुल मुबारक इसकी बरकतें रहमतें समेटने के साथ साथ मुल्की मामलात, दरून खाना, बैरूनी दुश्मन, वो जो साजिशें हैं, क्या हम ऐसा दिन देख पाएंगे कि सब मिल के यकनकाती एजेंडे पे हों कि पाकिस्तान और मुआशरा तरजीह है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं? देखिए आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है और अच्छा है कि बाकी लोग भी मदऊइन जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। असल बात यह है कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं और ये मुल्क जो है ये रमज़ान के महीने में आज से 75 साल पहले रमज़ान के महीने में एक बड़ी रात पे पाए उसमें आज़ादी हासिल की और बड़ी जद्दोजहद उसमें शामिल थी और उसमें क़ायद आज़म की एक बड़ी मुतहर्रिक सियासत थी जिसमें उन्होंने मुख्तलिफुल ख़याल लोगों को यकजा किया और पाकिस्तान बनाने में उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। यकीनन। और उसमें तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उस पाकिस्तान को बनाने में, उनमें बलूची भी थे, पंजाबी भी थे, पठान भी थे और वो लोग भी थे जो इस खित्ते के जो इसको आज पाकिस्तान कहते हैं वहाँ रहने वाले नहीं थे, बल्कि वो दूसरे इलाकों से आए और उन्होंने पाकिस्तान को आबाद किया। जी। तो असल समझने की बात यह है कि देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं 5 हमारे जो अरकान हैं इस्लाम के, उनमें पहले तो आपने इस्लाम कबूल करना है, उसके बाद आपने नमाज कायम करनी है, उसके बाद आपने रोज़ा और फिर ज़कात और फिर उसके बाद हज। जी। ये सारी जितने भी सुतून हैं इस्लाम के, ये आपको एक मरकज पे लेके जाते हैं दीन की तरफ। तो हमारा तो बीइंग मुस्लिम एक नुकाती एजेंडा ही होना चाहिए। पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए सबको बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान सिर्फ इसलिए नहीं हमें होना चाहिए कि जी हमें कुर्सी मिले, कि हम कुर्सी की वजह से यहाँ पर इमरान खान साहब की जो सियासत है उसको गलत रंग दिया जा रहा है। वो नहीं चाहते कि सिर्फ वही कुर्सी के हकदार हों। उन्होंने कई दफा अपनी 12 स्पीचेस में कहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है जिंदगी में, सब कुछ हासिल कर चुका हूँ और मुझे सिर्फ पाकिस्तान की बका और बेहतरी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और जद्दोजहद कर रहा हूँ। पाकिस्तान के नौजवान जहाँ 70% हों और जहाँ पाकिस्तान की खवातीन जो हैं वो 50% से ज्यादा हों, तो कैसे हो सकता है कि ऐसा मुल्क जो कि इस्लामी मुल्क भी हो जिसमें खवातीन की तादाद 50% हो और जवानों की तादाद 70% से ज्यादा हो, वो तस्दील का शिकार हो इंटरनेशनली और वो सिर्फ एक IMF के एक प्रोपेगेंडे के अंडर आके अपनी तमाम हैसियत और शनाख्त हो सके। देखिए जरूर है कि मुल्क जो है चलाने के लिए, लेकिन गज़ाला साहबा मैं एक सवाल करने की जसारत करना चाहूँगा। जो मोतरजीन कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर इतने ही अच्छे हालात होते मुआशी एतबार से तो शायद फिर जिनको आज गालियाँ पड़ती हैं उनको ना पड़ रही होती हैं और हालात बड़े अच्छे जा रहे होते। तो मुआशी तौर पे तो आपको जब इक़्तिदार मिला भी, माशी तौर पे जो अब करप्शन का नाम आएगा, देखिए ना, जब माशी तौर पे जिम्मेदारान जो हैं वो बुखल का और अपने अवाम की जो जिम्मेदारी लेकर आते हैं, पार्लियामेंट में हम आते हैं और फिर उसके बाद इसके साथ वफा नहीं करते लोगों के साथ और उनका जो माल है वो अपनी जेबों में डाल के लंदन में अपार्टमेंट्स और चीज़ें खरीदते हैं जिसके आप खुद अहल नहीं होते और आप फिर उससे पहले डिनाई करें, फिर उन्हें हासिल करके दिखाएं कि हाँ है। स्टेटस को जो है उसको बाकायदा कायम रखने और राइट रखने की मुसलसल कोशिश की जाती रही हो। लेकिन गज़ाला जी अगर यही बातें हैं तो क्या इसके लिए पार्लियामेंट, जी
जी मैं जो अर्ज़ करना चाहूँगा ना, इसके लिए हमारा मरकज़ कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए, टीवी टॉक शोज़ होने चाहिए, अगर हम वाकई दिल से, मैं भी अल्लाह मुझे भी ये हिम्मत दे और हम सबको कि हम मुल्क का सोचें, इसकी बेहतरी का सोचें, तो इसके लिए किसी जगह पे तो बैठना होगा, बात तो करना होगी ना जी। बात भी करनी होगी, मगर मैं ये समझती हूँ कि कोई भी इस मुल्क को जब तक नहीं बदल सकता जब तक कि हमारी सोच नहीं बदलेगी। आज भी आप देखिए कि खाने की मेज पे अगर खाना लगा हुआ है और आप लोगों को कहें आ जाओ खाने पे, तो किस किस्म का तहलका मचता है मेज के ऊपर, तितर बितर हो जाता है खाना और प्लेटें कहीं चली जाती है। मैं एक सोशल ये यकीनन ठीक है, ये तो ये देखें, लेकिन इसके लिए तो किसी सियासी मुखालफ या किसी इदारे के सरबराह पे इल्ज़ाम नहीं जा सकता ना, ये तो तरबियत का मामला है। और मैं भी यही देख रहा हूँ, वल्लाह रोज़मर्रा यही चीज़ें देख रहा हूँ, हालांकि खा भी रहे हैं, खाते पीते घरों के हैं, वो कौन सी कैफियत आ जाती है जो हल्ला बोल दिया जाता है। ये इसलिए कि देखिए तरबियत जो है वो एक तो माशरे में माँ और टीचर का काम होता है, दूसरे जो लीडरान हैं उनका भी ये काम है कि ये तरबियत करें कि भाई अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर तो अपने साथ अपना पानी लेकर आइए, अगर आप लोग आ रहे हैं तो कचरा नहीं फेंकिए, अगर आप लोग आ रहे हैं तो एक दूसरे का लिहाज रखिए, खवातीन का एहतराम कीजिए। ये सारी चीजें जो है वो माशरे का एक हिस्सा है। और यही देखिए बेसिक तरबियत से ही जो है वो कोई भी माशरा है। और अगर माशरे के अंदर तजाद होगा, इंसाफ नहीं होगा और तवाज़ुन नहीं होगा, तो फिर माशरे के अंदर ये वो सब चीजें नजर आएंगी। यकीनन पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। यहाँ बेटी देखिए सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है किसी माशरे की, कि किसी की बेटी बिक जाए, इससे बुरी चीज माशरे में हो नहीं सकती। मगर जब ये हालात होते हैं और जब रोटी महंगी होती है और जब हालात सबसे निकलते हैं, तो सबसे सस्ता जो सौदा होता है ना वो इंसान का होता है। ये इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया ग़ज़ाला सैफ़ी साहबा, किसी दिन स्टूडियोज़ में आपको ज़हमत देंगे और तफसीली बात यकीनन करेंगे। शायद रहमानी साहबा खूबसूरत गुफ्तगू की सैफ़ी साहबा ने। अब मैं इस बयान को लूँ तो मैं कहूँगा 100% उन्होंने जो बातें कही मुआशरे के हवाले से, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, शायद सुर्खियाँ कुछ और हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ और है। नहीं, मैं यहाँ आपसे इख्तिलाफ़ करूँगी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आपने देखा कि अगर इस्लाम की ही बात कर रहे हैं, हम मुसलमान एज ए इस वक्त रमज़ान के महीने में बैठे हैं, इस्लाम हमें इल्ज़ाम तराशी से मना करता है, यकीनन करता है, हमें और बड़ी सख्त सज़ा है इस तरह की। बिल्कुल अभी आपने देखा कि हम जब तक अपना अपना एहतिसाब खुद ना करें ना, आपने ये कह दिया कि जी अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हर शख्स से अपनी जेब भर रहा हो सकता है। बहुत सारे लोग, जहाँ मैंने तो खुद कैबिनेट में ऐसे लोग देखे हैं जो ना सैलरीज ले रहे हैं, ना प्रोटोकॉल ले रहे हैं, अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपनी सब कुछ कर रहे हैं। तो हम सबको बुरा ना कहें, हम अपना देखें कि हमने क्या किया, हमारे अंदर क्या ख़राबी थी। अगर आप ये देखें, अगर मैं भी ये बात कहूँ कि जी ये ख़बर आ रही कि इमरान खान साहब और उनके जितने भी कैबिनेट में थे उनकी एहसासों में इतना इजाफा हुआ, तो ये भी एक इल्ज़ाम में चला जाएगा ना। जब तक वेरीफाई नहीं होता हम उन बातों को नहीं, हम रियलिटी को देखें कि इस वक्त कौम क्यों डिवाइड हो गई है, अखलाकियात कहाँ जा रही है, मईशत, अगर आप इतने मुखलिस थे अब इस मुल्क के साथ, मईशत की ये सूरत हाल थी, आपको किसने कहा था कि आप असम्बली डिसॉल्व कर दें? आपको तो सोचना चाहिए था कि एक वक्त में मुल्क के इलेक्शन होने, आप असम्बली में आते, आप बैठते, आप भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करते, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती, मुल्क में एक वक्त में इंतखाब हो जाता। अब आप एक बात बताएं, चले हम मान लेते हैं जी पंजाब में इलेक्शन हो रहे, वाई ओनली पंजाब KPK का आपका ख्याल नहीं आया? आज KPK के लिए एप्लीकेशन गई। दूसरी बात ये कि अगर पंजाब और KPK में इलेक्शन हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें कल विफाक में इलेक्शन होगा, 2 सूबों में होगा, क्या वहाँ पर एक बाइस्ड हुकूमत नहीं होगी? क्या उसको डिज़ोल्व करके इंटरिम सेटअप आएगा? क्या है अनसर्टिनिटी या गैर यकीनी सूरत है। किसने कहा था बादशाह सलामत को कि जी आप डिज़ोल्व करें? क्या इमरजेंसी आ गई थी? इस हुकूमत चल रही थी, आप चलाते रहते, जहाँ 2 महीने 4 महीने और इंतज़ार कर लेते। अच्छा जी, ये जो आपके कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर हुई और तकारीर भी हुई, ये हल यही है या कोई और हल है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर करारदादें, फिर बयानात, फिर तमाम जमातें,
क्या हल क्या है? देखिए, एक चीज़ पहले ही बाइस लग रही है, एक फैसला लिखा हुआ रखा है, नज़र आ रहा है कि ये 3 जजेस हर उसमें बैठ रहे हैं, आपस में इनकी यूनिटी नहीं है। और ये आज से नहीं हुआ, आपने देखा तमीज़ुद्दीन केस के जो कुछ हुआ, उसके बाद अयूब खान 8 साल के लिए एक आइन ख़त्म करके नया आइन लेकर आए, उसमें क्या हुआ, मुल्क 2 टुकड़े हो गया। फिर 73 का आइन बना, यूनानी मसली मुत्तफ़िका बना, उस आइन के खालिक के साथ क्या किया, क्या इंसाफ मिला? उसके खून के हाथ से रंगे में ना, अदलिया के हाथ एक्सेप्ट किया ना जजेस ने कि जी हाँ, ये एक दबाव पे फैसला होता है। एक इतनी ऐसी शख्सियत रोज़ नहीं पैदा होती। जब आप उनका 4-5 साल का मुख्तसर दौर उठाते हैं और जब उनके कारनामे देखते हैं कि पीटीवी जाएं तो आप, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाएं तो आप, यूनिवर्सिटीज़ जाएं तो आप, हैवी मैकेनिकल जाएं, स्टील में जाएं, एटॉमिक जो न्यूक्लियर पावर है वहाँ देखें, यानी दुनिया में आपको शनाख्त दे रहे हैं, दुनिया भर में पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है, बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी। इतने कम अरसे में वो शख्स इस मुल्क को जो कुछ दे के गया, उसके बाद उसको एक नाकर्दा गुनाह में फंसा के आपने उसको फांसी दे दी। और फिर जब 90 दिन के इंतखाबात नहीं होते थे, 11-11 साल के बाद इंतखाबात होते थे, फिर 90 डेज तो वैसे ही क्रॉस हो गए। आप ये देखें कि आप एक शिक के पीछे लगे हुए हैं। क्या अदलिया अगर जस्टिस कर रही होती, वो 9 का बेंच 4 और 3 और 5 और इस तरह बनता चला गया और फिर आखिर में आके वही फैसला दिया जिसके लिए आप बैठे थे। ये बिल्कुल प्रूफ साबित हो चुका है कि ये जो है मुतनाज़ा फैसला दिया गया है। और जब पार्लियामेंट की सुपरमेसी के ऊपर एक हम करना क्या पड़ेगा, मतलब अगर वो फैसला भी रहता है, आप भी खड़े रहते हैं और दिन भी गुजर रहे हैं, तैयारियां भी हो रही हैं, तो ये इसके लिए भी तो वो कहा भी है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कि बैठ जाए। इस बात को तो आप मानेंगे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के बैठे हुए तमाम मेंबरान मौजूद हैं और इस पार्लियामेंट जब सुप्रीम होती है तो उसके अंडर में सारे इदारे आते हैं। जब पार्लियामान ये बात कह रही है कि अभी मुल्क इलेक्शन कराने के मुतहमिल नहीं है, अभी मईशत इस नहज पर है, हम IMF के साथ इनकी गलतियों को भुगत रहे हैं, जो इन्होंने एग्रीमेंट किया IMF से और उसको फिर रूगर्दानी की और किस तरीके से उस वक्त जो मईशत को नुकसान पहुंचाया, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, वो IMF आपके साथ बैठने को तैयार नहीं। आज हम इस वक्त जो है मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा रहे हैं। आप कह रहे हैं जी पैसे दो इलेक्शन कराएं, ये कोई मामूली रकम है कि जिससे इलेक्शन कराएं? पार्लियामान और जो कैबिनेट, जो मेंबर पार्लियामान में बैठे खुद मुल्क की मुस्तकबिल को देखते हुए फैसला कर रहे हैं। तो आपको चाहिए था, एक दिन पहले आपने देखा कि खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि एक वक्त में फैसले इलेक्शन हो जाए। एक्सपेक्टेड यही था कि चीफ जस्टिस साहब मुल्क जो रिपोर्ट्स भेजी गई हैं कैबिनेट की तरफ से, उसको देखते हुए, जो सेक्रेटरी दाखिला ने भेजी, जो सेक्रेटरी फाइनेंस ने भेजी, जो डिफेंस ने भेजी, उसको देखते हुए फैसला करेंगे। लेकिन फैसला तो उन्होंने वही करना है और वही 3 जजेस, मनमाने जजेस, और फिर वही देखें कि जस्टिस फायदी साहब के साथ क्या हो रहा है। यानी आपस में जजेस मुत्तफिक नहीं, मुत्तहिद नहीं है। आपसे कहा फुल बेंच बना दें, फुल बेंच नहीं बनाया। तो पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामान जो है अपनी रेजोल्यूशन ला चुकी है और इंशाल्लाह ताला जो पार्लियामान चाहे, यही वक्त है कि हम 58th गोल्डन जुबली आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की मना रहे हैं और आइन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, पार्लियामान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अच्छा जी, ये फरमाइएगा, रमज़ान के दिन है, सलाह मुतासरीन का मामला, वो क्या सूरत हाल है, उसके लिए क्या क्या करना होगा? फिर अब सोशल मीडिया पे बड़े बड़े अजीब से मुतालबे भी आते हैं, लेकिन सही वाले भी आते हैं कि जो टेलीथॉन हुई थी वो भी खर्च कर दिया जाए। फिर आप पे भी तनकीद होती है, जो इत्तेहादी जमातें हैं, कि उस तरह से नहीं हो पाया, उनके लिए कोई एहतमाम, उन बेचारों का क्या हाल है? देखिए, मैं समझती हूँ जितना बड़ा डिज़ास्टर था, इनको तो इलेक्शन और इक़्तिदार के अलावा कुछ नहीं आया। लेकिन आपने देखा कि ये डिज़ास्टर जितना बड़ा था उतनी जानी नुकसान नहीं हुआ जो दुनिया भर में होता है। ये कोई वो नहीं है, मामूली बात नहीं थी। वो बर वक्त इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने बर वक्त इक़दामात किए, लोगों को रेस्क्यू किया, उतनी बड़ी तादाद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुँचाया। ठीक है, नुकसान बहुत बड़ा हुआ,
और ये नहीं कि हुकूमत बैठ गई। आपने देखा कि वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने तमाम एम्बेसडर्स को, UN सेक्रेटरी जनरल UN को, प्राइम मिनिस्टर को मुतादिद विज़िट कराए और हकीकत दिखाई। ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पर UN में जाकर उन्होंने इसको जो है आगाही दी कि कितना बड़ा डिज़ास्टर आप लोगों की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और फिर वो लॉस एंड डैमेज का जो केस उन्होंने COP27 के अंदर जीत कर आई। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि बेहतरीन खारजा पॉलिसी की वजह से। प्रैक्टिकली वो समरात या प्रैक्टिकली नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जितना बड़ा डिज़ास्टर था, सबसे पहले उनको निकालना, फिर उनकी रिहेबिलिटेशन का, उस वक्त जो बेसिक नीड है उनको वो प्रोवाइड की गई। हम सब फील्ड में थे, एक एक मेंबर फील्ड में था, पार्टी वर्कर्स फील्ड में थे, ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में थी, और उन लोगों को कोई आपने नहीं सुना होगा कि जो सैलाब से थे, जो भूख से मर गए, ये हो गया, उनके साथ उनको मेडिकल कैंप, उनको तिब्बी सहूलियात से लेके खाना पीना सब पहुँचाया गया। अब जो आखिरी मरहला है रिहेबिलिटेशन का, वो भी शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतनी बड़ी तादाद के अंदर मकानात बनाना और उनको देना, वो भी चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था और इसको पूरी यूनिटी के साथ हुकूमत ने भरपूर तौर पे काम किया, और ये मरहला भी इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत जल्द। शाहदा रहमानी साहबा, ये कहा जाता है, हम देखते तो हैं सबको, लेकिन वो जो अभी बात भी हुई, गज़ाला सैफ़ी साहबा ने भी कही कि 50% या उससे ज़ायद ख़वातीन हों जिस मुल्क में तनासुब हो, उनका किरदार पार्लियामेंट में उस तरह से या हम सुन नहीं पाते, या हमें पता नहीं चलता, या आप लोग उस तरह, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें तो हम नहीं ना दिखाना चाहते मीडिया पे, हम तो ये चाहते हैं कि गले फाड़े। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो वो और उस तरह से क्यों नहीं है? मेरी तो अभी मिनिस्टर साहिबा से भी बात हो रही थी, और हमने कहा कि वीमेन आर जो है पहले किसी ज़माने में होता था टीवी में, तो उसको करें, क्योंकि मैं वीमेन कोकस को भी हेड कर रही हूँ इस वक्त वीमेन पार्लियामेंट। तो हाँ, सब आपको मालूम है कि तकरीबन 60 to 70% बिजनेस वीमेन पार्लियामेंटेरियन करती हैं। वीमेंस को तो आप जहाँ भी भेजेंगे 60 to 70% बिजनेस जो है वो वीमेन पार्लियामेंटेरियन। लेकिन आजकल सारा बानों वायरल हो रही हैं क्योंकि वो उनका जो अंदाज है गुफ्तगू है ना, वो आप ज़्यादा दिखाते हैं ना। जो नेगेटिव गुफ्तगू है मीडिया उसको हाईलाइट करता है, जो पॉजिटिव है यही हमारा मीडिया से भी शिकायत है कि ख़वातीन सबसे ज़्यादा काम करती हैं। अगर उनके साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो आप उसको उजागर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, वीमेन पार्लियामेंटेरियन की वजह से कोरम भी पूरा होता है। वो टाइम पर आती हैं, वो एंड तक बैठी रहती हैं। ना सिर्फ ये, उनकी तकारीर उठा कर देखें, बेस्ट होती हैं। उनकी रेजोल्यूशंस देखें, उनके क्वेश्चन आंसर देखें, तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन के होते हैं क्वेश्चन जो मिनिस्ट्री से नुमाया नहीं हो पाते। नुमाया क्यों नहीं? आप FN और पिलडेट की रिपोर्ट देखें, आप रिपोर्ट देखें ना आप, तो सबसे ज़्यादा बिजनेस ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन करती हैं। लेकिन अलमिया ये है कि मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता। हाँ, अगर शायरा बानो कोई इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती है तो वो हाईलाइट हो जाएगी। अब हर खातून इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो अपने काम से आगे बढ़ना चाहती है। और आप देख लें कि क्लाइमेट चेंज में शेरी रहमान साहिबा जो जिस तरह मेहनत करके उन्होंने क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई थी, उसका ना सिर्फ इमेज किया, उन्होंने अक़वाम आलम में अपने आप को मनाया। इसी तरह मरियम औरंगज़ेब अच्छा काम करी, शाज़िया मरी बिस्प को लेके जितने बेहतरीन अंदाज से काम करे, तो ये वो ख़वातीन है। हिना रब्बानी कर, ये तो आपके सामने ये एग्जाम्पल कहने की ज़रूरत नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि तमाम वीमेन पार्लियामेंटेरियन भरपूर रोल प्ले करें। लेकिन जब पर्क्स एंड प्रिविलेज की बात आती, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट फंड मेल पार्लियामेंटेरियंस को दिया जा रहा हो, ये 2008 to 13 पीपल्स पार्टी ने इक्वल राइट्स रखे, मेल एंड फीमेल, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लेकिन 13 to till PMLN इमरान खान साहब, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की वीमेंस के साथ। उनको डेवलपमेंट फंड, कोई किसी किस्म की स्कीमें, किसी तरह की कोई फैसिलिटेशन नहीं फैसिलिटेट की है। यही बात कर लेते हैं। अभी आपने मरियम औरंगज़ेब साहबा का नाम लिया तो हमने उनकी वालदा से रब्ता कर लिया। मोहतरमा ताहिरा औरंगज़ेब आपकी कलीग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा बैठी हैं और जिक्र अभी ख़वातीन के कारनामों का हो रहा है असम्बली के अंदर। तो बात ये हो रही है कि उस तरह से मीडिया भी उजागर नहीं कर पाता जो ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके काम को, उनके बिजनेस को वो जो आगे बढ़ाती हैं। क्यों है ऐसा जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन पे इसमें कोई शक नहीं, शायद ठीक कह रही है, ख़वातीन बहुत काम करती हैं। क्वेश्चन आज शुरू होता है तो अगर 20 सवाल हो तो जिसमें 15 सवाल ख़वातीन की तरफ से होते हैं और 5 सवाल मर्दों की तरफ से।
लेकिन मीडिया में इस तरह से ख्वातीन की कारकर्दगी हाईलाइट नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। और जो सहाफी भाई गैलरियों में बैठे होते हैं वो भी अगर कोई मर्द बात करे तो उसको 4-4 हाशिए खबर को दे के वो काली खबर बनाते हैं। अगर औरतें कुछ बोले मुंह से, अच्छी बात बोले, बिल पास कराएं कोई ख्वातीन के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई मुल्क के लिए, उससे उनकी कलम खामोश रहती है। हालांकि वो प्रेस गैलरी में बैठे होते हैं। इसकी वजह तो आप सहाफी भाइयों से पूछे तो औरतों का क्या कसूर है। अच्छा तारा औरंगजेब साहब, बात ये हो रही थी कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, अंदरूनी बैरूनी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और इस अज़्म मुसम्मम का इजहार किया गया कि किसी को तफरका फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन सियासी पोलराइजेशन जिस कदर बढ़ चुकी है, क्या करना चाहिए? कोई कौम रमज़ान के बाबरकत और पुररहमत लम्हात में कोई खुशखबरी भी सुनना चाहती है कि ये मुक्केगा मसला या बस यही इसी तरह ही हिद्दत और शिद्दत रहेगी? भाई बात ये है, मैं तो खुद बड़ी हैरान होती हूँ। परसों मैंने अखबार पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कि अगर 2/3 मेजॉरिटी इलेक्शन के बाद हमें ना मिली तो मैं इलेक्शन के नतीजे तस्लीम नहीं कर। जो आदमी पहले से जेन बना के बैठा हुआ है कि वजीर आजम मैंने बनना है, 2/3 मेजॉरिटी मेरी आनी है, तो इन इलेक्शन का फायदा क्या होगा? अगर हम शफाफ इलेक्शन करवाते हैं जैसे कि इनका मुतालबा है, इलेक्शन तो इंशाल्लाह होंगे, अपने वक्त पर होंगे, अक्टूबर 2023 में जब असेंबली की मुद्दत पूरी होगी इंशाल्लाह। सही। लेकिन ये जो अपना जेन अभी से बना के बैठे हुए हैं कि हमारी 2/3 मेजॉरिटी आई, ये फिर सड़कों पर धक्के खाएंगे, धरने देंगे और चौकों चौराहों पे बोलेंगे। इनसे जरा पूछे ना इनका ये क्या माइंड सेट है कि हम क्या करेंगे। पहले भी 4 साल इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जो बात की उससे मुतरफ हुए। कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ गए 50 लाख घर। हम IMF के पास भी जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, फिर IMF से फायदे भी किए देर से जाके, फिर उनसे भी शराइत तय की, उनसे मुकर भी गए, मुनकर भी लग गए। उनका तो काम है यू टर्न लेना हर बात पे, हर मलबे पे, हर किस्से पे, खा फॉरेन पॉलिसी हो, खा माशी पॉलिसी हो, खा कोई अंदर। हम जब अपोजिशन के बेंचेस पे थे, हम रोज कहते थे कि जी आप एक चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो तय कर दें और बैठ के माशी स्टार्ट पे बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे करें, नैब की रिफॉर्म्स पे करें। तो उन्होंने यही कहा कि हम तो शहबाज शरीफ साहब को अपोजिशन लीडर ही तस्लीम नहीं करते। फिर तड़ियां देने लगे कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाइन, आपके पास तो बंदे ही पूरे नहीं है, आप तो ऐसे किससे तमाशे लगाते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर इन्होंने हमें प्रोवोक किया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाइन, और मुल्क का जितना बेड़ा गर्क के 4 साल में कर सकते थे ये करके निकले। कोई चीज इन्होंने अपनी असली हालत से नहीं रहने दी। 2018 का आप देख लें, हर चीज का जो कीमत का फिगर है वो देख लें और इन 4 सालों का देख लें। अब फरमाते हैं जी हर चीज की जिम्मेदारी है हुकूमत है। हमें आए तो 10 महीने हुए हैं, जो करतूत ये करके गए हैं हमसे उसका गंद साफ कर रहे हैं और बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। अब हम इंशाअल्लाह ताला खुशखबरी सुनेंगे, महंगाई कम होगी। अल्लाह ताला करे कि IMF से हमारे मुज़ाकरात तो कामयाब इंशाअल्लाह हो गए हैं, वहाँ से रकूम आनी शुरू हो जाए तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह फिर एक माशी तरक्की की सही सही। आप मुझे ये फरमाइएगा कि ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि खान साहब जेन बना के बैठे हुए हैं 2 अक्सरियत, ये इनका जेन बनाता कौन है वैसे? उनके घर में पीर भी हैं, मुरीद भी हैं, सारा तो सिस्टम उनके अपने घर में है। उन्हें बाहर से किसी को ला के पूछने क्या जरूरत? उनके तो घर में सारा सिस्टम, सारा सेटअप है। मुफ्तलात उनके घर में, उनके घर में, पीर उनके घर में, तो उन्हें और किसी से मशवरा लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, पहले तो वो ये कहते थे ना कि फ़लाँ कौम का बाप होता है, और फिर उसके बाद जो हमने ये देखा तो अब वो फिर इशारे मांगते हैं कि कोई इशारा करा दे हो। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़े तौर पे ये एतराफ़ कर लिया गया कि जो हुआ था हुआ, दाग धो रहे हैं, गुनाह धो रहे हैं और अब नहीं होगा, फिर वो सैनतें कराते हैं, तो ये तो जमहूरियत के लिए कितना ज़हर कातिल हो सकता है? आपने एक शेर सुना, वो जो बेचते थे दवाई दर्द देते, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। पर अब वो दुकान वाले तो अपनी दुकान बढ़ा गए हैं, और जो पीछे इनके ख्यालात है वो अपनी जगह पे फिक्स हैं कि पहले भी वज़ीर आज़म मैं बना था और किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब भी मैं।
और ये मिलने वाली गर्दान अब ये छोड़ दे, अब कहानी कलेक्ट नहीं कर। अब सितारे इनके उल्ट गए हैं, बुर्ज इनके सारे रिवर्स हो गए हैं। अब ये कोई और भी तलाश करे। वो जिन पे वो आपा जिन पे कमांड डालनी थी वही उलझ गए हैं। नहीं वो जो जिन पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे। आदम की है, तो इसलिए अब ये कहानी ऐसे होनी नहीं जैसे ये सोच रहे हैं। सही, चले आप बहुत शुक्रिया। किसी दिन प्लान ये कर रहे हैं कि आप सारी ख़वातीन यहाँ पे हों और फिर आपकी असम्बली के अंदर जो कारकर्दगी है उस पर तफसीली बात करें ताकि लोगों को पता भी चल सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, वही हर तरफ से देखें बातें, मैं आज तक कोई मुकर्रर ऐसा नहीं देखा, एक आध को छोड़ के सारे वो आइडियलिज्म की बातें करते हैं। तो खान साहब भी हमें बाहर की ही बातें बताते हैं ना, वहाँ ये होता है, मेरा ओढ़ना बिछोना ये रहा है, मुल्क के बच्चों का। और फिर केसेस ऐसे ऐसे हैं, अब वो मुफ्ती साहब वाला केस भी आ गया है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसा केस आ गया। अखलाकियात की हम बात करते हैं, कौम को क्या बनाना चाह रहे हैं हम? बस देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हम अपने आप का एहतसाब नहीं करते हैं। ये नई बात तो नहीं है आइडियलिज़म। आपने पहले पता नहीं हम भूल क्यों जाते हैं। यही कहते, जब ये इक़्तिदार में थे उससे पहले ये कहते थे कि जी फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म साइकिल पे जाता है, तो वो तो हेलीकॉप्टर पे आते थे। उन्होंने तो सबको क्रॉस कर दिया और प्रोटोकॉल के लिए वो इतना जो प्रोटोकॉल ख़त्म करने आया था। आज भी देखें कि वो हाई कोर्टों में दरख्वास्त दे रहे हैं, कोर्ट में दरख्वास्त दे रहे हैं कि जी मुझे प्रोटोकॉल ज़्यादा दिया जाए क्योंकि मुझे मेरी जान को ख़तरा है। तो हर चीज़ तो वो पहले से उन्होंने करप्शन जिस अंदाज से की, तोहफ़े तहाइफ तक बेच दिए। बिलियन ट्री उठा के देख लें आप, BRT उठा के देख लें आप, फ़ॉरेन फंडिंग केस उठा के देख लें, हर जगह तो करप्शन निकली। उन्होंने कराची हैदराबाद के लिए भी पैकेज का ऐलान किया था, वो कुछ भी नहीं। इससे बातें, जिस तरह 1 करोड़ नौकरियां मिली, जिस तरह 50 लाख घर मिले, इसी तरह कराची का पैकेज भी मिल गया। इसी तरह पूरे मुल्क के प्रोटोकॉल भी ख़त्म हो गए, गाय भैंसें भी बिक गई और गाड़ियां भी बिक गई, सारी कुछ हुई। तो आपने देखा कि ये सब कुछ ये करते रहे। तो कोई ऐसा तो नहीं कि आइडियलिज्म कौम किस तरीके से कर सकते हैं। चंद लोग हैं, चंद शरपसंद लोग हैं जिन्होंने इनको घेरा हुआ है, बाकी लोग इनके साथ नहीं हैं। आप यही वजह है कि बार बार अपने धरने कैंसिल करते हैं, अपने जलसे कैंसिल करते हैं, अपनी रैलियां कैंसिल करते हैं और अपना, आपने देखा, मार्च भी कैंसिल करके भाग गए। एक और भी आवाज़ शामिल करें, MQM की मरकज़ी रहनुमा मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं और बातें ये हो रही हैं कि ख़यालात के इजहार बड़े अच्छे होते हैं, सब कुछ होता है, रमज़ान की बरकतें भी हैं, रहमतें भी हैं, लेकिन मुआशरे के अंदर पोलराइजेशन, सियासी इख्तलाफ राय, शिद्दतें हिद्दतें ये कम नहीं हो पा रही, कैसे हो सकती हैं डॉक्टर साहब ये? जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, ये जो हम सियासत की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये है कि आपको पहले तो अपनी राह का तयन करना पड़ता है कि आपने सियासत करनी किस काम के लिए। आया आपने सियासत आवाम की खिदमत के लिए करनी है तो फिर आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। अगर आपने सियासत सिर्फ अपनी जात के लिए करनी है तो आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। बहुत माजरत के साथ कि आजकल जो सियासत चल रही है वो अपनी जात के लिए है, आवाम जो है वो कहीं नजर नहीं आती। पहले जब आप देखते थे कि जो अवामी नुमाइंदे होते थे वो अवाम के दरमियान मौजूद होते थे, उनको अवाम की पल्स का पता होता था, उनको ये पता होता था कि मसले मसाइल क्या चल रहे हैं। लेकिन अभी जो सियासतदान आगे हैं वो सिर्फ अना को जो है उन्होंने बस रख लिया है और उनकी अना जो है वो उसकी टॉप प्रायोरिटी पे आ गई है और वो जिदबाजी में आ गए हैं। आपके देखिए, जो भी गवर्नमेंट आती है वो गुज़श्ता गवर्नमेंट को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाती है, उसके कोई अगर अच्छे काम भी है उसको भी वो बालाए ताक रख देते हैं और वो अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं और पिछले जितने भी तरक्याती काम हैं उनको स्टॉप कर देते हैं। बात सिर्फ ये है कि जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो अवाम की भलाई के लिए हो रहे हैं। अगर ये अच्छे हैं तो दूसरी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम ये समझते हैं कि ऐवानों में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है,
जिनकी प्रायोरिटी पे पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी अपने आप को प्राउड फील। अच्छा डॉक्टर साहब अभी आपने करैक्टर की बात की, तो मैं शाहिदा रहमानी साहब से भी पहले ये बात कर चुका हूँ कि ये करैक्टर तो फिर उस शख्सियत का था जिसने 40 साल ये बताया कि मैं किस कदर तहजीब याफ्ता हूँ, शरीफ नफ्स हूँ, ईमानदार हूँ, इखलाक की महराज पे हूँ, लेकिन यहाँ हमने सादको मीन तो अदालतों से सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए। देखिए, ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम जब जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं, और अवाम जो है उन रोल मॉडल्स के पीछे जाती है, और उनको पता होता है कि मैंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ABCXYZ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसके जो चाहने वाले हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी उन पॉलिटिकल लीडर्स की है कि वो अपनी अवाम को किस तरफ लेके जाते हैं। वो जिस तरफ अवाम को लेके जाएंगे, आपका माशरा उस तरह का तश्कील पा जाएगा। डॉक्टर साहब अल्लाह करे कि ख्यालात से प्रैक्टिकली हम सब आगे बढ़ें तो इस मुल्क पे भी एहसान होगा, और इंशाअल्लाह होगा भी। ऐसे उम्मीद तो यकीनन उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिदा रहमानी साहब, आप वो कह रही थी ना कि मरियम औरंगज़ेब साहब को आपने कहा वुमेन कॉकस, तो आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं? ये आपने तमाम ख़वातीन को जमा किया, उनकी आवाज़ सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तो चाह रही हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स हों ताकि पॉजिटिविटी को भी हम उजागर करें। आपने जैसे अभी नाम लिया एक कि जी वो पार्लियामेंटेरियन, उनकी आवाज़ क्यों, वो इस तरह की बात को हम अगर ज़्यादा हवा देंगे तो फिर माशरा उसी तरह की बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप उसको ख़त्म करें और वो जो पॉजिटिविटी है वो निकाल के लाएं कि जी पाकिस्तान में सब कुछ तबाह नहीं, कुछ अच्छा भी है। हम हमेशा ये दिखाते हैं तस्वीर का, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की, पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा। आपने देखा बहुत से मसाइल तमाम से नबर्द आज़मा होते हुए, इतना बड़ा फ्लड, इतनी मईशत की बदहाली के बावजूद, तो अब हम सिर्फ नेगेटिविटी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आई एम फ्रॉम कराची, में कराची से ताल्लुक है, लेकिन तो आपकी पैदाइश लाहौर की है। हाँ जी। तो वो जब मैं कहीं इंटरनेशनल पे गई तो सारी दुनिया में वो गार्बेज कचरा दिखेगा, कराची की बहुत बुरी हालत है। उनका ऐसा है नहीं, कराची बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप इस तरह दिखाते हैं तो वो दुनिया में एक इमेज आपके मुल्क का खराब जाता है। मत दिखाएं, अच्छी चीज़ें दिखाएं। नहीं, वो ना दिखाएं, लेकिन सफाई भी तो करनी है वो देखिए, वो सफाई बिल्कुल करनी है। और कराची बहुत डेवलप हो गया है। जब कराची आज, आप अगर 10 साल के पहले कोई कराची आए, आज जाएं तो आप देखें कि वहाँ अंडर बाईपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस, सड़कों के, रोडों के जाल बिछे हैं, गाड़ियाँ अच्छी चल रही हैं, लोगों को बड़े बड़े मॉल्स बन गए। कराची तरक्की याफ्ता कराची। लेकिन आप तो इसी तरह पाकिस्तान को आप दिखाते जी पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं कहा। ये मेहनत कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। नेगेटिविटी नहीं, हम जरूर तनकीद करें, जरूर दिखाएं। ये कि अपना चेहरा भी तो रोशन खुद ही बनाएंगे। आप ये देखें ना कि ये वो पाकिस्तान है जहाँ जमहूरियत बिल्कुल नहीं चल सकती थी। यही मुल्क है कि 2008 के बाद इस मुल्क में जमहूरियत, चाहे लूड़ी लंगड़ी, चल तो रही है। ये मुल्क जमहूरी रहेगा तो मजीद बेहतरीन आ जाएगा। हमारे साथ आपकी एक और कलीग हैं मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। आलिया साहब आवाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा रहमानी साहबा मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं, और बात ये हो रही है कि हम कुरान पाक भी सुनते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, आजकल ज़ोर भी दे रहे हैं, लेकिन इखलाकन भी और सियासी महाज पे देखें तो पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, इनताद पजीर है हम। ये क्या वो बकौल बरादरम सुहेल वड़ाइज ये खुला तजाद नहीं है? देखें, अगर हम इसी तरह से दीन के रास्ते पे चलते रहते और हम अगर अमल करते तो इस तरह से कभी भी ना हो। लेकिन बात ये होती है कि ये फैशन बन गया है इन चीजों के ऊपर अमल करना, और जिस तरह से ट्रेंड बनता जा रहा है ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि लोग जो है अपनी कदरों को खोना शुरू हो गए इस मामले में। लेकिन मुझे ये भी बात हुई आज के प्रोग्राम में जी कि ख़वातीन भी जो है पार्लियामेंट के अंदर वो बिज़नेस बढ़ाने में और बहुत सारी तहरीक में, बहुत सारे काम में आगे हैं। मीडिया उस तरह से दिखाता नहीं है, वो पॉजिटिविटी हम वो दिखा नहीं पा रहे, मुल्क का रोशन चेहरा नहीं दिखा पा रहे, बल्कि सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे जो चंद बुराइयां हैं उनको उजागर कर रहे हैं। कहाँ से सिरा पकड़ेंगे? खुद पॉलिटिशियन से, उलमा से, मीडिया से, फौजी हो, वो जज हो, वो जर्नैल हो, वो वकला हो,
कहाँ से पकड़ना चाहिए जी सिरा? देखो, जो 3 काम कर रही है, मैं तो हमेशा से ही मानती रही हूँ कि मैंने जो भी काम किया हमेशा कभी भी मेरा रास्ता नहीं रोका किसी ने भी नहीं, ठीक है। और ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोग जो काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर अभी मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों की क्या डिस्कशन हुई। अगर आप मुझे खुल के जरा बताएंगे क्या डिस्कशन हुई तो फिर मैं इस पे आपको बता दूं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि मैं तो आज के प्रोग्राम में, इसको सिर्फ ख़वातीन हैं आज के प्रोग्राम में मेरे इस शो में, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घर में बैठी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं और बीवियाँ भी हैं, वो भी इससे ये लें कि ख़वातीन हर मैदान में आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन इखलाकियात और तरबियत उस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दरकार नहीं है। देखिए, तवज्जो तो दरकार है, हर एक की इखलाकी तरबियत होनी चाहिए, आपका कोई भी शोबा हो। लेकिन बात ये होती है कि जो तरबियत होती है वो खातून करती है, क्योंकि ज्यादा माँ जो होती है वो बच्चों के साथ होती है, तो इसलिए माँ जो तरबियत करती है बच्चों की। लेकिन बात का कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत नहीं होती, तो वो फिर बेचारे अपनी माओ के नाम को कर रहे होते हैं। जाहिर बात है, हर माँ अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करने की कोशिश करती है, तो ये चीजें हैं। लेकिन माशा जिस जगह पे चल पड़ा है, सिर्फ तरबियत ही नहीं, इसमें और बहुत सारे मामलात हैं जिसको देखना पड़ता है। मैं तो इसको समझती हूँ ये हमारी दीन से दूरी है। जो चीजें हमें दीन सिखाता है उसमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है आपके सामने पूरी जिंदगी का, कि आपने कैसे किसी को टॉलरेट करना है, आपने कैसे किसी का अदब करना है, आपने कैसे इखलाकियात क्या है, आपका मतलब हर चीज आपके सामने वाज़ेह है। हमने उन चीजों को छोड़ दिया, हमारे में अदम बर्दाश्त है वो खत्म होता जा रहा है। अगर आप दूसरों को तो बात छोड़ें, आप अपनी बात करें, मैं अगर अपनी बात करूँ तो वो चीज जो है जो बर्दाश्त होती थी वो खत्म होती जा रही है। जिसके ऊपर इसमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एक तो हमारी मैं खुराकों का भी आपको उसमें समझती हूँ जिम्मेदार है, जो हम आजकल किस तरह की खुराकें ले रहे हैं वो भी इस चीज के अंदर जिम्मेदार है। जो आदमी बर्दाश्त, हमारे बर्दाश्त का मादा कम हो रहा है। और दूसरा, हम लोग जो अपने दीन से दूर होके आजकल जो सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, ये चीजें भी इन सब के ऊपर जो है ना असरअंदाज। बस सलाम आप करें इस पे ना, किसी दिन आपको ज़हमत देंगे स्टूडियोज में सामने बैठ के। हमारी डिस्कशन में ये भी बात आई है कि इस पर वो डिफरेंट सेशन करते हैं चौथा सतून के प्लेटफॉर्म से। बहुत शुक्रिया आलिया कामरान साहब आपके वक्त का। आखिर में फिर इख्तितामी क्या जुमला कहना चाहेंगे? कोई उम्मीद, कोई हौसला, कोई? देखिए, किसी मुफक्किर ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, हम तुम्हें अच्छी कौम देंगे। माँओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स पे बहुत जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा टाइम इसको छोड़ दें और बच्चों की तरबियत को फोकस करें। जी, हम माएँ भी ज़्यादातर टाइम बच्चों को कहते हैं चलो ये लो, ये खेल लो, टीवी लगा के देते हैं, कार्टून देख लो, अब वो अपना इन सब चीज़ों से ये एक ज़रूरत है, बिल्कुल है, लेकिन किसी की ज़रूरत रखें। आप उस पर ड्रामे देखना, टीवी देखना, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखना, फैशन देखना, वो सब छोड़ें। आप अपने बच्चों की तरबियत करें जब तक बच्चों में बर्दाश्त नहीं होगा। और यही वजह है कि ये जो बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया, और इस्लाम जो है सबसे ज़्यादा बर्दाश्त, तहम्मुल, सब्र का सबक देता है। सब आपके वक्त का फरमाया उन्होंने कि इस्लाम जो सब्र का वो दीन है। लिखवा लेना अपने घर के बाहर, इन्नल्लाह मा शाकिरीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, लिखवा लो, फिर सब्र है ही कोई नहीं। नमाज़ें पढ़िए, यकीनन पढ़िए, ये आपका और अल्लाह का मामला, किसी पे आसान नहीं है, लेकिन मामलात में आप क्या कर रहे हैं उस पर सोचिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।